हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रीसेंट जजमेंट्स जो आपकी वीकली आती हैं। एक नई सीरीज आपके लिए शुरू करी जा रही है जिसके अंदर आपको जो नई नई जजमेंट्स आती हैं उनका क्या सार होता है, उनकी क्या समरी होती है, वो आपको बूस्टर डोज के अंदर प्रोवाइड करी जा सके। तो फटाफट शुरू करते हैं, देर नहीं करते इस छोटे से सेशन को। तो पहला जजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा पी वी कृष्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। स्पेशल लीव अपील है आपकी, स्पेशल लीव टू अपील आपकी ये रहने वाली है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपके क्रिमिनल लॉज की बात करी जा रही है कि क्रिमिनल लॉज एज अ मींस ऑफ हरासमेंट आपको यूज नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि आपके 498 के केसेस, आपके क्रुएलिटी के केसेस, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के जो केसेस हैं बहुत चरम सीमा पे हैं। बहुत फॉल्स केसेस आपके कोर्ट के अंदर फाइल किए जाते हैं। उन केसेस को बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार ये इट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड एज अ मीन्स ऑफ हरासमेंट। एक वाइफ जब अपने हस्बैंड के खिलाफ झूठ बोल के सिर्फ कॉम्पनसेशन लेने के लिए, सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए या सिर्फ सेटलमेंट लेने के लिए अगर आप ऐसे एलिगेशंस लगाते, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली स्क्रूटनाइज बाय द मजिस्ट्रेट। मैकेनिकली सारे प्रोसेसेस आपके नहीं होने चाहिए। तो ये आपका ये केस रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो केस है दैट इज हर्षित हरीश जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बात हो रही है कि अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं स्टैम्प ड्यूटी का आफ्टर द कैंसिलेशन, तो कौन सी डेट से आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो आपका शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द डीड, या जिस टाइम पे उस डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ तब से। तो ये बोला कि जिस टाइम पे आपका कैंसिलेशन डीड हुआ या जिस टाइम पे आपका जो डॉक्यूमेंट है कैंसिल किया गया, वहां से आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा ताकि आप रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट आपका जो केस रहेगा दैट इज वेंकटा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। बात हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, टीआईपी की, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, अब अक्यूज को अगर एक बार एग्जामिन या दिखाना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, सेक्शन नंबर 9 याद कीजिए एविडेंस एक्ट का, जिसके अंदर अक्यूज जो विटनेस जो है आइडेंटिफाई करते हैं इसी ने क्राइम किया था। पुलिस ऑफिस का प्रेरोगेटिव जरूर होता है टीआईपी करवाने का कि आप पहले भी टीआईपी करवा लीजिए मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, और बाद में क्योंकि आपका ट्रायल जो है बहुत लंबा चलता है, बाद में जब वो विटनेस आता है तो कई बारी उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं क्योंकि टाइम पीरियड बहुत बीत जाता है, आप आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाते। 8 साल पहले कोई कैसा लगता था और 8 साल के बाद कोई कैसा लगेगा, काफ़ी फर्क पड़ जाता है। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि टीआईपी आपका नहीं कराया गया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, आईओ के द्वारा, और आपका इस केस के अंदर अक्यूज को कन्विक्ट नहीं बल्कि अक्विट कर दिया गया और बोला गया आफ्टर 8 years ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय अ विटनेस विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज, दैट इज डाउटफुल, दैट इज नॉट ट्रस्टवर्दी। उस बेसिस पे आपका अक्विटल इस केस के अंदर आया। नेक्स्ट केस आपको देखने को मिल जाएगा वेंकटा स्वरन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। केस दोबारा से आपका रहेगा 498 AIPC एंड सेक्शन नंबर 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब बात हो रही है इसके अंदर वेडिंग रिसेप्शन की, सिर्फ शादी की बात नहीं है बल्कि वेडिंग रिसेप्शन की बात हो रही है कि हस्बैंड वाले मना करते हैं, फोर्स करते हैं कि हम रिसेप्शन पे नहीं जाते, अगर आप ये हमें गोल्ड ज्वेलरी नहीं दोगे तो क्या आप लाइबल होगे अंडर सेक्शन नंबर 498A एंड सेक्शन नंबर 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। आप डाउरी डिमांड कर फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी, तो इसका आंसर कोर्ट ने दिया कि यस यू विल बी हेल्ड लाइबल। अब इस केस के अंदर आपकी जो फोटोग्राफर है उसकी टेस्टिमनी ली गई, उसकी विटनेस उसको एज अ बुलाया गया और उसने भी स्टेटमेंट आपका अक्यूज के खिलाफ दिया कि यस दैट दे डिमांडेड डाउरी, और इस बेसिस पे आपको कन्विक्ट किया गया इस केस के अंदर। नेक्स्ट केस आपको देखने को मिल जाएगा इवान रतिनाम वर्सेस मिलान जोसफ। अब इस केस के अंदर बात हो रही है सेक्शन नंबर 112 एविडेंस एक्ट की, जिसमें हम बात करते हैं द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड इफ बॉर्न ड्यूरिंग द मैरिज। अगर उस टाइम पे मैरिज के दौरान कोई चाइल्ड बॉर्न होता है दैट चाइल्ड इज प्रिज्यूम टू बी लेजिटिमेट, ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन आ जाता है आपका पेटर्निटी का, अलग से आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस जो आपका रहेगा दैट इज एच अंजनप्पा एंड अदर्स वर्सेस प्रभाकर एंड अदर्स। बात हो रही है इसके अंदर पेंडेंट लाइट ट्रांसफर की, कि मतलब आपका केस ऑलरेडी चल रहा है, लिस्ट पेंडेंस याद कीजिए सेक्शन नंबर 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। केस आपका ऑलरेडी चल रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको पेंडेंट लाइट ट्रांसफर बोला जाता है।
तो क्या सिर्फ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केस एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए तो जो आपका नया ट्रांसफर ही होगा तो क्या ऑटोमेटिकली वो 110 का एप्लीकेशन मूव करके आपका केस के अंदर इम्प्लीड हो सकता है? तो कोर्ट ने इसके अंदर बोला कि आपके पास ऑटोमेटिक राइट नहीं रहता इम्प्लीडमेंट का, बल्कि कोर्ट जो है ऑन दी फैक्ट्स ऑफ द केस देखेगी वेदर कि आपको इम्प्लीड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वेदर यू आर द नेसेसरी पार्टी और द प्रॉपर पार्टी और नॉट, एज पर द रूल्स ऑफ ऑर्डर 1 रूल 10। नेक्स्ट आपका जो केस देखने को आपको मिल जाएगा दैट इज एस शोभा वर्सेस मुथूट फाइनेंस आपका केस है। बात की जा रही पब्लिक फंक्शन की। अब देखिए कि क्या एक कंपनी के खिलाफ ऑटोमेटिकली रेट पिटिशन फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो क्या सिर्फ बैंकिंग बिजनेस करना, सिर्फ एक कंपनी के द्वारा बैंकिंग बिजनेस किया जाता है, सिर्फ इस वजह से ये नहीं बोला जा सकता दैट इट परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शन और रेट आपकी मेंटेनेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपका जो केस रहेगा दैट इज विनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की बात हो रही है। अब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में आप तो ये बताते हैं ना कि आपका वेपन ऑफ क्राइम जो है वो यहाँ पर है, सिर्फ इतना ही आपके कंसिडरेशन के अंदर लिया, बाकी स्टेटमेंट की तो रेलिवेंसी नहीं होती। अगर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के साथ आपके बाकी कोई कॉरोबरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंसेस नहीं है तो क्या सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है? तो उसका आंसर आपका इस केस के अंदर रहेगा नहीं, ऐसा नहीं कन्विक्ट किया जा सकता। एक रीजनेबल डाउट आपका क्रिएट हो जाता है। द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ये आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका जो केस रह जाएगा दैट इज एस विष्णु गुप्ता वर्सेस एमएस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। अब बात हो रही है कॉम्पनसेशन देने की। अब एमएसीटी जो आपके केसेस होते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के, उसमें डिपेंडेंट्स को कॉम्पनसेशन दिया जाता है। अब सिर्फ इस वजह से कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, सपोज कीजिए कोई डिसीज उसका बेटा है, उस बेटे ने अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, बिजनेस अब वो संभाल रहा है, सिर्फ इस वजह से कि डिपेंडेंट जो हैं वो आपका बिजनेस संभाल रहे डिसीज का, सिर्फ इस वजह से उनको कॉम्पनसेशन जो है डिनाई नहीं किया जा सकता। ये आपका इस केस के अंदर बोला गया। नेक्स्ट केस आपका रह जाएगा सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब ये जो आपका केस रहता है कॉमन इंटेंशन के ऊपर है, तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स के बारे में बोला गया, कंसेंसस एट ईडम आपका होना जरूरी है फॉर एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट अंडर सेक्शन नंबर 34 इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट आपका जो केस है दैट इज करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बात की जा रही है इसके अंदर सेक्शन नंबर 304 बी की, जिसमें पॉइंट आउट की गई रिपीटेड क्लैरिफिकेशन कि ट्रायल कोर्ट जो है बार बार डाउरी डेथ का जो कन्विक्शन है वो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन नंबर 304 भी वो नहीं करते सून बिफोर और डेथ। कई बार एग्जाम में नहीं किया जाता, लिंक एस्टैब्लिश नहीं होता कई बार बिटवीन द डाउरी एंड द एक्चुअल हरासमेंट बाय द हस्बैंड एंड जो अननेचुरल डेथ है एक वुमेन की उसके बीच में। तभी इस वजह से कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल अकेडमीज को ज़्यादा एक्चुअली में इस क्राइम के बारे में एजुकेट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो केस है दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस सुभाष शर्मा। ईडी की बात हो रही है कि ईडी ने आपका अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया, 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया तो उसको क्या माना जाएगा? उसको इलीगल अरेस्ट माना जाता है। इलीगल अरेस्ट एक बार माना गया तो क्या आपको बेल पे छोड़ा जा सकता है? द आंसर इज यस। अगर एक बार अरेस्ट जो है वो ही इलीगल प्रूव हो गया देन यू ऑट टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल, आपको बेल ग्रांट करनी पड़ेगी, इस केस के अंदर बोला गया। नेक्स्ट आपका जो केस रहेगा दैट इज ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। बात हो रही है सेक्शन नंबर 156(3) की। पुलिस ऑफिसर मना कर देता है कि मैं तो एफआईआर आपकी नहीं लिखता, आप चले जाते हैं कोर्ट के अंदर 200 का कंप्लेंट फाइल करते हैं, साथ में 156(3) का एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब उसके अंदर आप बोलते हैं एफआईआर लिखवाओ। अब कोर्ट जो है सीधा सीधा ऑर्डर ये नहीं कर सकती, मैकेनिकली ऑर्डर नहीं कर सकती कि आपका इन्वेस्टिगेशन और केस में ही होना चाहिए पुलिस के द्वारा। पुलिस ऑफिसर्स को सुनना जाना चाहिए, पुलिस ऑफिस की एटीआर कॉल होनी चाहिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर कॉल होती है उसके बाद, उसी के बाद ही आप एक्चुअली में डिसाइड कीजिए कि क्या आप एफआईआर रजिस्टर करवा के इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। मैकेनिकली ये प्रोसेस रन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका जो केस रहेगा दैट इज सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बात की जा रही है इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन की, ताकि सेफ्टी मेजर्स लाए जा सके वुमेन के लिए, ताकि वुमेन को जो है पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि वुमेन ऑनलाइन ही अपनी जो कंप्लेंट्स है वो फाइल कर सके, उसको पुलिस स्टेशन जाके हरास ना होना पड़े। आपको पता होगा कि काफ़ी सारे के जो केसेस होते हैं वुमेन रिलेटेड वो रिपोर्ट इसी वजह से नहीं कर जाते कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, मेरा हरासमेंट होगा, तो ऑनलाइन सिस्टम लाने की बात इस केस के अंदर करी जाती है।
तो ये कुछ आपके लिए केसेस थे, छोटे से केसेस जिसके अंदर हमने डिस्कस करे, जो अभी 20 वीक के अंदर आपके जो केसेस आए काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपके लिए केस लॉज होंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये वीडियोस मुझे लगता है आपके लिए बूस्टर का काम करेंगे अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ, फाउंडेशन बैच के साथ साथ। अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। गुड बाय।